नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री जो कि हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स, इस केमिकल काइनेटिक्स को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। और इस यूनिट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था वेग नियम या वेग व्यंजक। उस वेग नियम या वेग व्यंजक से एक जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमसे लास्ट वीडियो में छूटा था, जिसको आज हम यहाँ पर पहले ले रहे हैं कि जो वेग नियम जो वेग व्यंजक है ये सामान्यतः किसी संतुलित अभिक्रिया के समीकरण को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि यह प्रायोगिक रूप से जो तथ्य हैं उनको आधार मानकर इसका निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं नोट डाल के कि वेग नियम या वेग व्यंजक को किसी संतुलित अभिक्रिया की समीकरण को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि उस अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से प्राप्त समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये तथ्य आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेग नियम में जो वेग व्यंजक होता है किसी संतुलित अभिक्रिया के समीकरण को देखकर हम ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि उसे हम उस अभिक्रिया की प्रायोगिक रूप से जो समीकरण होती है, प्रायोगिक तौर पे जो समीकरण ज्ञात की जाती है, उस समीकरण की सहायता से हम वेग नियम या वेग व्यंजक को हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि का जो निर्धारण होता है वो सामान्यतः अपन ने जो वेग नियम पढ़ा था, तो वेग नियम के लिए अपन यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखते हैं अपन dx अपॉन dt बराबर k, एक ही कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है, एक ही कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है। तो इस सामान्य अभिक्रिया के द्वारा अपन यहाँ पर वेग नियम लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर k, एक ही कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यहाँ पर देखो जो सांद्रता जो पद है, इस सांद्रता पद की जो घात होती है, ये घात ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की जो संतुलित जो समीकरण होती है उस समीकरण को देखकर ही हम वेग नियम या अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अभिक्रिया की जो कोटि है ये प्रायोगिक पद होता है। क्या होता है? प्रायोगिक पद होता है, इसका जो निर्धारण है वो हम प्रायोगिक तौर पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक में सांद्रता पदों की जो घातों का योग होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। हम इसे इस परिभाषा से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि अभिक्रिया की जो कोटि है वो सामान्यतः प्रायोगिक तौर पे ज्ञात की जाती है। और प्रायोगिक तौर पे ज्ञात करने का कारण ये रहता है इसका कि
अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता के योग के रूप में हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि उस अभिक्रिया में उस अभिकारक का कितना अंश अभिकृत होता है उसके आधार पर हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया की कोटि को डिफाइन करते हैं। देखो किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक की समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग, सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये हमारे सामान्य डेफिनेशन है वेग नियम या वेग व्यंजक के अनुसार। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। यहाँ पर बोलेंगे लेकिन अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। इसलिए हम अभिक्रिया की कोटि की निम्न परिभाषा दे सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग जो है वो अभिक्रिया की जो कोटि है उसका जो निर्धारण है वो हम संतुलित अभिक्रिया के समीकरण से न देखकर हम उस अभिक्रिया के प्रायोगिक तौर पे जो अभिक्रिया संपन्न होती है उस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अभिकृत हुए और कितने अभिकारक अभिकृत नहीं हुए उसकी संख्या के आधार पर हम इसकी परिभाषा देते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक की समीकरण का निर्धारण उस अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग की किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक की समीकरण का निर्धारण उस अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग की समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों के योग को
अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी अभिक्रिया की जो कोटि है उसका जो निर्धारण है वो हम उस अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप यानी प्रायोगिक तौर पे जो निर्धारित जो वेग समीकरण होती है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित जो वेग समीकरण होती है, उस वेग समीकरण में उपस्थित जो सांद्रता पद होते हैं उन सांद्रता पदों के घातों के योग को हम क्या कह देते हैं, अभिक्रिया की कोटि कह देते हैं। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया हम लेते हैं N1A प्लस N2B, N1A प्लस N2B, ये हमारे पास कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो हम लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर k, A की कंसंट्रेशन की पावर N1 और B की कंसंट्रेशन की पावर N2, ठीक है। A की कंसंट्रेशन की पावर N1 और B की कंसंट्रेशन की पावर N2 लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को सामान्यतः यदि अपन इसको लाइन से व्यक्त करते हैं, स्मॉल n बराबर n1 प्लस n2, इस रूप में अपन अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ये भी ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका हम प्रायोगिक रूप से ध्यान करते हैं और अभिक्रिया की कोटि का जो मान होता है, यानी अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो किसी भी अभिक्रिया के लिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है तथा भिन्नात्मक रूप में भी प्राप्त हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और भिन्न के रूप में भी हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को जो मेन बात है वो ये ध्यान रखनी है कि वेग नियम या वेग व्यंजक को किसी संतुलित अभिक्रिया के समीकरण को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि उस अभिक्रिया की प्रायोगिक रूप से प्राप्त जो समीकरण होती है उस समीकरण की सहायता से हम वेग नियम या वेग व्यंजक को निरूपित कर सकते हैं। और इसी के आधार पर जो अपन अभिक्रिया की कोटि पढ़ते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि की जो डेफिनेशन होती है वो सामान्य डेफिनेशन ये होती है कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक के समीकरण में जो सांद्रता पद होते हैं हमारे, उन सांद्रता पदों की जो घातों का योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की कोटि का जो निर्धारण है वो सामान्य प्रायोगिक समीकरण के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान होती है, तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण जो है वो प्रायोगिक समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो उस चीज को आधार मानकर हम यहाँ पर एक नई समीकरण दे सकते हैं, अभी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग नियम या वेग व्यंजक की समीकरण का निर्धारण जो है उस अभिक्रिया के प्रायोगिक रूप से निर्धारित वेग की समीकरण में उपस्थित सांद्रता पदों की घातों का योग जो है वो सामान्य अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे अपन ने एक सामान्य समीकरण ली N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया के लिए अपन यहाँ पर जो वेग व्यंजक लिखते हैं, जो वेग नियम लिखते हैं वो लिखते हैं dx अपॉन dt बराबर k, A की कंसंट्रेशन की पावर N1 और B की कंसंट्रेशन की पावर N2। तो इस समीकरण के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यदि अपन अभिक्रिया की कोटि को स्मॉल n से व्यक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी स्मॉल n बराबर स्मॉल n1 प्लस n2। तो इसे अपन अभिक्रिया की कोटि याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैंने ये भी बताई आप लोगों को, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है तथा भिन्नात्मक रूप में भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रायोगिक मान है और प्रायोगिक मान तो हमें भिन्न के रूप में भी प्राप्त हो सकते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर इससे संबंधित
इसका एग्जांपल देखते हैं कि किन अभिक्रियाओं के लिए इसका मान भिन्न हो सकता है, किन के लिए 0 हो सकता है, किसके लिए 1 हो सकता है, किसके लिए 2 हो सकता है, किसके लिए 3 पाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखो पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए N2O5 का ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। देखो ये जो अभिक्रिया होती है 2N2O5 और NO2 प्लस O2, ये हमारे पास ये अभिक्रिया और इस अभिक्रिया की ये समीकरण है और संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। अब इस संतुलित समीकरण को देख कर यदि अपन अभिक्रिया के लिए लिखते हैं तो dx/dt बराबर के N2O5 की पावर 2। तो इसके आधार पर तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होनी चाहिए। ये अभिक्रिया कौन से कोटि की होनी चाहिए? द्वितीय कोटि की होनी चाहिए, लेकिन ये अभिक्रिया किन पदों में संपन्न होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन अभिक्रिया तीन पदों में संपन्न होती है। तीन पदों में संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया का वह पद जो धीमी गति से संपन्न होता है, इस अभिक्रिया का वह पद जो धीमी गति से संपन्न होता है, उस धीमी गति के पद में N2O5 के कितने अणु भाग लेते हैं और उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, उस पद के आधार पर ही हम इस अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखो N2O5 यहाँ पर बना देंगे अपन N2O3 प्लस O2, एक पद तो इसका ये हो गया। दूसरा पद है हमारे पास N2O3, यहाँ पर बना देंगे NO प्लस NO2। फिर तीसरे पद में अपन N2O5 प्लस NO का उपयोग दोबारा करते हैं और यहाँ पर बना देंगे 3NO2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया तीन पदों में संपन्न हुई। तो इस अभिक्रिया का जो प्रथम पद है वो है धीमी गति का पद, धीमी गति का पद, जबकि ये जो दोनों पद होते हैं ये होते हैं तीव्र गति के पद, तीव्र गति के पद। अब हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया जो वेग का निर्धारण है वो हमेशा धीमी गति के पद से ही किया जाता है, तीव्र गति के पद से अभिक्रिया वेग का निर्धारण नहीं करते। तो इस पद के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग होगा dx/dt बराबर के N2O5 की पावर 1। तो ये अभिक्रिया इस पद के अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n बराबर 1, यानी ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दोबारा देखिए N2O5 का ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है हमारे पास 2N2O5 पर जो 4NO2 प्लस O2। यदि इस समीकरण को आधार मानकर ही हम अभिक्रिया की कोटि बताएं तो अभिक्रिया की कोटि होती है सामान्यतः हमारे पास 2, क्योंकि अभिकारक की घात है हमारे पास 2 के रूप में। लेकिन यदि इस समीकरण को आधार मानकर ही हम अभिक्रिया की कोटि बता देते हैं, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। अब प्रायोगिक रूप ये कहता है कि N2O5 का जो ऊष्मीय अपघटन है वो तीन पदों में संपन्न होता है। प्रथम पद में N2O5 जो है N2O3 प्लस O2 में टूटता है, जो कि एक धीमी गति का क्या है? पद है। द्वितीय पद N2O3 जो है NO प्लस NO2 में टूटेगा,
और तीसरे पद में N2O5 पुनः NO से क्रिया करेगा और 3NO2 का निर्माण करेगा। तो लास्ट के जो दोनों पद होते हैं ये तीव्र गति के पद माने जाते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि का जो निर्धारण है वो सामान्य धीमी गति के पद से ही किया जाता है। ये तथ्य भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। तो इस धीमी गति के पद में N2O5 का केवल एक ही अणु अभिकृत हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिकारक के संदर्भ में केवल प्रथम कोटि ही मानी जाएगी प्रायोगिक तौर पर। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पर दूसरा एग्जांपल में NH और NO2 का तापीय अपघटन, तापीय अपघटन, अमोनियम नाइट्राइड का तापीय अपघटन। तो इसको देखो NH और NO2 इस अभिक्रिया को टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने पर यहाँ पर 2H2O प्लस N2 का निर्माण होगा, 2H2O प्लस N2 का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया में dx/dt बराबर के NH और NO2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n बराबर क्या है, एक। स्मॉल n बराबर क्या है, एक ही, क्योंकि इस समीकरण के द्वारा संतुलित समीकरण है और संतुलित समीकरण के द्वारा अपन इस अभिक्रिया के लिए लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक होगी। दूसरा जो समीकरण है, तीसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है, साबुन के निर्माण की अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और साबुनीकरण अभिक्रिया का एग्जांपल लेते हैं अपन एथिल एसीटेट की क्रिया अपन क्षार से कराते हैं। किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं। तो क्षार से कराने पर यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बनता है CH3CO Na ये माइनस ये प्लस प्लस एक बन जाएगा यहाँ पर C2H5OH। तो अब यदि इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखते हैं, तो अभिक्रिया वेग लिखेंगे dx/dt बराबर के CH3CO C2H5 और NaOH, यानी इन दोनों की घातों का योग क्या है, 1 है। तो अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे अपन यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी ये अभिक्रिया किस कोटि की है, द्वितीय कोटि की। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया का जो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा उस मेन प्रोडक्ट के निर्माण में इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होना आवश्यक होता है, इसलिए ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल और ले देखो नेक्स्ट ले सकते हैं यहाँ पर FeCl2 प्लस SnCl2, इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा FeCl3 प्लस Sn, चलो यहाँ पर अपन 3 लेते हैं, तो FeCl2 प्लस SnCl4 ये बना, ये हमारे पास अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया में dx/dt बराबर के FeCl3 की पावर 2 और SnCl2 की पावर 1। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की
कोटि स्मॉल n बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर लिखते हैं अपन हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण, HI का निर्माण, HI का निर्माण करेंगे अपन H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, 2HI। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया में dx अपॉन dt बराबर k H2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 और I2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन कुछ अभिक्रिया ऐसी लेते हैं जिसके लिए अभिक्रिया की कोटि का मान 0 आ जाए, और एक अभिक्रिया हम यहाँ पर ऐसी भी लेंगे जिसके लिए अभिक्रिया की कोटि का मान ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक के लिए अपन यहाँ पर ले सकते हैं कि H2 है Br2 से HBr का निर्माण, HBr का निर्माण जो कि एक 1.5 कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर अपना अभिक्रिया लिखते हैं H2 प्लस Br2 इक्वल टू 2HBr। तो इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt बराबर के H2 के संदर्भ में अभिक्रिया 1 कोटि की होगी और Br2 के संदर्भ में अभिक्रिया 1/2 कोटि की। तो ये कोटि किस प्रकार से ले रहे हैं अपन? Br2 के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि 1/2 कोटि की होगी, ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसलिए इसका अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि होगी यहाँ पर स्मॉल n बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर 1.5 कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी H2 व Br2 से HBr के निर्माण की अभिक्रिया, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन की दृष्टि, कंपटीशन की दृष्टि से यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि Au व प्लेटिनम के तल पर अमोनिया का जो निर्माण है, Au व Pt के तल पर NH3 का निर्माण, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस कोटि की अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। इस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक के रूप में नाम ले सकते हैं Au या प्लेटिनम। जब Au या प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही अभिक्रिया हो, इसके अलावा और भी कोई अभिक्रिया हो सकती है जिनके तीसरे स्थान के ऊपर इस प्रकार से कोई उत्प्रेरक लिखा हुआ हो। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी, क्योंकि उस अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो समय पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि वो निर्भर करेगा उत्प्रेरक के ऊपर, उत्प्रेरक की सक्रियता पर निर्भर करता है। इसलिए ये अभिक्रिया जो होती है वो सामान्य शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, तो इसको अपन रिवर्स में लेंगे भाई, एक बार ऊपर दिखाया हमने कि NH3 ये Au या फिर Pt की तल पर अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पर N2 प्लस 3H2 का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt बराबर के NH3 की कंसंट्रेशन की पावर 0, क्योंकि इस अभिक्रिया का अभिक्रिया जो वेग है वो अमोनिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उत्प्रेरक की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया के जो वेग है वो समय पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए अभिक्रिया की कोटि इसके लिए अभिक्रिया की कोटि स्मॉल n बराबर 0, क्योंकि इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग समय पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और है कि H2 प्लस Cl2 के संयोग से प्रकाश की उपस्थिति में
2HCl का निर्माण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन व क्लोरीन समीकरण होकर HCl का निर्माण करती है, तो ये अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी, शुद्ध कोटि की अभिक्रिया मानी जाएगी। एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आपको कोई अभिक्रिया दे दी जाए, अभिक्रिया जैसे यहाँ पर दे दिया उसने 3A + 2B प्रोडक्ट, और वो कह दे कि इस अभिक्रिया के लिए एक व्यंजक है dx/dt बराबर के A की कंसंट्रेशन की पावर 1 है और B की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा, इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया के संतुलित समीकरण को देखकर नहीं बताएंगे। वेग व्यंजक में जो सांद्रता पद होते हैं, उन सांद्रता पदों की घातें क्या होती हैं, उन घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। ये अभिक्रिया की कोटि मानी जाएगी। 1.5 की कोटि, 1.5 कोटि की अभिक्रिया होगी हमारे पास 3A + 2B प्रोडक्ट के रूप में जो दर्शाई। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो को लेंगे उसमें शुद्ध कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक का हम निर्धारण करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।